हेलो दोस्तों, सीएमजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 यानी आप किस प्रकार कॉपी पर लिखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे हाथ में जब पेपर आता है तो हम उसको किस प्रकार से अपनी कॉपी पर सॉल्व करें उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बारे में। ठीक है, 10th के बारे में हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला जो पेपर है हमारा वो हिंदी का पेपर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉपी को हमें कैसे किस तरीके से कॉपी पर किस तरीके से हाशिए खींचना है और लाइन वगैरह करनी है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारी कॉपी ये है, सपोज, ठीक है। अब हमारी कॉपी हमने मान ली ये है, इसके बारे में अब पहले पृष्ठ पर हम क्या करें, अनुक्रमांक डालेंगे, अंकों में डालेंगे, शब्दों में डालेंगे और भी जो कॉलम है उनको भरेंगे। उसके बाद में जब हम पहले वाले पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें इस तरफ से यानी लेफ्ट साइड से हमें हाशिया खींचना है। एक पैमाना से खींच सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इस साइड भी हमें हाशिया खींचना है, इस साइड, ठीक है। इस साइड एक पैमाना रख यानी एक स्केल 1.5 के लगभग स्केल को, और इसको सिर्फ एक बार स्केल रखेंगे और इधर हाशिया खींच देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये बचता है यहाँ पर इतना पेज। अब हमें इसमें लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताते हैं हम कि हमने इतना ये दूर यहाँ पर इतना गैप क्यों किया है और यहाँ पर इतना गैप क्यों किया है, यानी इस लाइन का और इनका क्या मतलब है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कॉपी आई है, बी ए कॉपी है जो, उसको हमने यहाँ पर भर लिया है और इस तरफ लाइनें नहीं करते हैं हम, तो कभी कभी क्या होता है कि जब इसमें हम लिखते हैं, यानी इसमें जो भी कॉपी में हम लिखते हैं उसके बाद इधर अगर जगह नहीं छोड़ते हैं तो जो हमारे जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं तो वो हमें नंबर देते हैं। मान लीजिए अगर उसने हमें यहाँ पर नंबर दिए, 4 नंबर है, जो भी नंबर है अगर उसने आपको यहाँ पर दिए हैं टीचर ने, तो उसको अगर काउंट जब होते हैं नंबर, तो बाई चांस कभी अगर छूट जाए तो क्या होता है, अगर इस तरफ गैप करके चलेंगे ना, इस तरफ हाशिया खींचे चलेंगे, तो इस साइड में इस जो प्रश्न हमने सॉल्व किया है उसका अगर उसके जो नंबर है हमको यहाँ मिल जाएंगे, यानी 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे इस तरफ। तो उसको क्या, टीचर को क्या है कि काउंट करने में परेशानी नहीं होगी और आसानी से वो काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, इस वाले का क्या मतलब है यहाँ पर कि हमने अगर कोई अपना प्रश्न सॉल्व किया है और इस साइड हमने उसका मान लीजिए खंड नंबर डाला, यहाँ पर खंड नंबर ये का है, अगर हमने इस तरफ छोटा डाल दिया और इस तरफ यहाँ पर कर दिया, तो जब हम कॉपी जब बांधते हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरफ से यानी इस तरफ से यहाँ से और यहाँ से इस कोने पर हमें यहाँ पर कॉपी बांधना है। यानी इसमें ए कॉपी में बी कॉपी सी कॉपी जब लगाते हैं तो उसको बांधने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर बांधने से पहले ही हमें कॉपी पहले देख लेनी है, एक कॉपी सही मैंने लगाई है या गलत लगाई है, यानी कोई उल्टी सीधी कॉपी तो नहीं लग गई है। इस प्रकार से हम उसको देख के उसके बाद में हम धागा से इसको बांध देंगे। इसको बांधने का अर्थ ये है, अगर यहाँ तक ये कॉपी बांधेंगे तो इसमें जब ये बंध जाएगी तो इसमें हमारा जो कोई सा भी जो खंड नंबर है इसमें दबने वाले अंदर कॉपी में नहीं दबेगा वो, इसलिए हम इसको दूर खींचेंगे और इस साइड हम 1 की और इस तरफ हम 1.5 की खींच देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि पेपर हमें सॉल्व कैसे करना है, यानी कॉपी पर किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमको कॉपी में किस प्रकार से पेपर करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास है ये हिंदी का 10th क्लास का यूपी बोर्ड का पेपर हिंदी का है और ये मॉडल पेपर है। इसके बारे में हम पहला मान लेते हैं, अगर बहुत से बच्चे होते प्रश्न उत्तर डाल देते, प्रश्न उत्तर डाल के चलो कैसा भी करना, लेकिन आपको ये तरीका देखना है कि हम मान लेते हैं पहला प्रश्न करते तो हमें क्या करना है, हल क्रमांक, यानी हल क्रमांक 1। ठीक है, हल क्रमांक 1 डालना है, यानी पहले प्रश्न का जो हमें क्या करना है कि हम जो कॉपी दे रहे हैं वो प्रश्न की कॉपी नहीं है, उसको हम हल कर यानी हल की हुई कॉपी दे रहे हैं टीचर को,
तो हमें क्या करना है, इसमें आंसर लिखनी है उनके। तो अब प्रश्न के नंबर कैसे डालेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो यानी हल क्रमांक 1 डाल देंगे। अब हल क्रमांक 1, अब इसमें भी खंड हैं, यानी का है, खा है, गा, घा, रा। अब ये खंड है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये सपोज अब यहाँ पर हमारी कॉपी यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। हल क्रमांक मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर डालेंगे साइड में खंड नंबर, खंड नंबर, ठीक है। अब खंड नंबर में क्या करना है, का लिखने के बाद में फिर हमें लिखना है उत्तर, ठीक है। अब यानी खंड का और खंड का क्या है वो प्रश्न नहीं उतारना है हमको, यानी उसका उत्तर लिखना है। अब उत्तर में हमारे जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसी एक को हमें लिखना है। मान लीजिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने मान लिया दूसरा सही है उनका, तो वो दो लिख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ पर क्या करना है कि 2 है, 2 में क्या ऑप्शन है, यानी 2 में मान लीजिए कोई नाम है, 2 में दिया सेवा सदन है, मान लीजिए सेवा सदन, तो ये हमें लिखना है यहाँ पर नंबर 2 डाल के, का में नंबर 2 डालने के बाद में ये सेवा सदन यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। या फिर खा में हमें क्या करना है, खा में जब उत्तर डालेंगे और उत्तर डालने के बाद में हमें क्या करना है, यानी विचार भी थी है, यानी 4 रचना हमें दी हुई है, किसी एक का हमें नाम लिखना है। तो चंद्रगुप्त सेवा सदन है, विचार भी थी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद है, यानी मान लीजिए अब हम दूसरे का आंसर दे रहे हैं तो दूसरा हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब यहाँ डैश लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से सॉल्व करना है हमें। कोई भी प्रश्न को अपने कॉपी पर उतार करके उसे नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम किसी प्रश्न को उतारें फिर उसको सॉल्व करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, खंड डाल के और खा डाल के उत्तर और उसमें सॉल्व करते चले जाएंगे। ऐसे इसमें गा है, गा डालने के बाद में उत्तर, उत्तर में जो भी है जीवनी विदा के किसी एक, यानी जो भी है उसका उत्तर लिखेंगे और चलते जाएंगे। अगर इसमें नंबर चल रहा है तो नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी उसका नंबर डालेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अब जब पहला क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन डालना है। फिर दूसरे में क्या करना है, यहाँ पर हल क्रमांक, यानी हल क्रमांक 2, हल क्रमांक 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हल क्रमांक 2 में छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर फिर डालेंगे खंड नंबर, खंड नंबर का उत्तर, उत्तर में नंबर 1 डाल के फिर नंबर 2 डाल के लिख देनी है, ठीक है। इसी प्रकार से खा करना है, ऐसे ही हमें गा करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हल क्रमांक 3 पर। हल क्रमांक 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब हल क्रमांक 3 पर करते हैं हम। हल क्रमांक 3, ठीक है। 3 में क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना है, उसमें 2 खंड होंगे, का और खा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्या कह रहा है, किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। तो यहाँ पर एक बात समझते हैं हम, यानी इसमें जैसे का है, अगर का हम कर रहे हैं तो हमको ये देख लेना है जो भी हम करने जा रहे हो वो किस, जो स्टैंजा है वो किस पार्ट से आया है और उसके लेखक कौन है। अगर आपको ऐसा हो सकता है, अगर पहला नहीं आ रहा दूसरा आपको आ रहा है, अब दूसरा आपने पढ़ा ही नहीं और पहला आपने कर दिया। अब पहला जो पहले आंसर पूछा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आपको पहले का पाठ और लेखक का नाम पता नहीं था, लेकिन हमने सॉल्व वही कर लिया और बाकी सबके आंसर दे दिए, लेकिन दूसरा में उसका पाठ का नाम भी पता था और लेखक का भी नाम पता था, तो फिर वो नहीं किया। तो इसको आपको दोनों देख के फिर आपको जब पता चले कि हमें ये सही आ रहा है, का आ रहा है सही या फिर खा सही आ रहा है, तब इसको हम सॉल्व करें। खा आ रहा है तो खा सॉल्व कर लीजिए, का आ रहा है तो का कर लीजिए, ठीक है। अब सब ऊपर अब इस प्रकार से हम लिखते, मान लीजिए हमें खा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का ज्वर सबसे भयानक होता है, डॉट और लास्ट में है जाएगी। अब इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे हम,
यहाँ डालेंगे हल क्रमांक 3 में खंड नंबर खा, यानी हम खा कर रहे हैं तो खा। अब इसमें हम क्या डालेंगे, उत्तर में यहाँ डालेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर में हम पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर निर्देशांश, निर्देशांश। ठीक है, इसमें डालेंगे पहली हेडिंग संदर्भ के लिए। अब ये संदर्भ नहीं लिख रहे अभी, तो हमें और कुछ काम करना है। बहुत से क्या होता है, मैथ में होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, मैथ में होता है यहाँ पर निर्देशांक, लेकिन यहाँ पर है निर्देशांश। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, कुसंग। इसको क्या करना है, हमें हल क्रमांक जो भी है हमें नीली हेडिंग से लिखना है, यानी नीली हेडिंग से। और यहाँ पर ये काले मार्कर या फिर हेडिंग से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर काले मार्कर से तो यहाँ पर भी काले मार्कर से लिखने के बाद में, और उत्तर हम डॉट से, नीली डॉट से या फिर नीली मार्कर से लिख सकते हैं, जो पतला वाला मार्कर आता है उससे। ठीक है, और ऐसे ही हेडिंग हम इसको नीली हेडिंग से डाल सकते हैं या फिर काले मार्कर से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो हम डालने जा रहे हैं कुसंग, यानी कुसंग। डॉट 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 करने के बाद में क्या करना है हमें, जाएगी। ठीक है, जाएगी। अब यहाँ पर तब अगली हेडिंग डालनी है हमें संदर्भ। ठीक है, कौन सी हेडिंग डालनी है, संदर्भ डालनी है यहाँ पर, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद में संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, अब हमें ये पता है यहाँ पर कि संदर्भ में कुसंग का जल सबसे भयानक होता है, और यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे उस दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया ये चैप्टर हमारा किससे लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अब हमें क्या करना है, संदर्भ कैसे लिखना है, तो हमें अब ये क्या है, गद्य है। कौन सा भाग है हमारा, गद्य भाग है यह। तो इसमें क्या करेंगे हम कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, संदर्भ में फिर क्या करना है यहाँ पर, बस ये संदर्भ हो गया आपका। अब इसका दूसरा आंसर है, ये तो आपका पहला आंसर हो गया संदर्भ में। दूसरे आंसर क्या है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जहाँ जिस इस पैराग्राफ में पूरे में यहाँ पर जिसके नीचे अंडरलाइंड है उसको क्या करना है, जहाँ जिन के नीचे रेखा हैं तो हमें उनका क्या अर्थ करना है। ठीक है, यानी उसकी ही व्याख्या करनी है। गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, अब इस गद्यांश में संदेश दिया है, हमें वो लिखना है। अगला है आगे क्या करना है, हल क्रमांक 4, यानी हल क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे अब हम। हल क्रमांक 4, में क्या दिया है, निम्नांकित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ सहित व्याख्या, तो वही इसमें जैसे का अगर आ रहा है हमें तो का करेंगे, और खा आ रहा है तो खा करेंगे। ठीक है, अब हल क्रमांक 4 में खंड नंबर का में सॉल्व करने जा रहे हैं हम। उसमें इसमें भी आपको वही हेडिंग डालनी है, उत्तर निर्देशांश। निर्देशांश में हमें क्या करना है, नर की अरो, नर की अरो डॉट डॉट, और लास्ट में आपका क्या है, बर समूल कुमिलाही, ला ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें निर्देशांश हो गया, ये हो गया। अब इसमें डालना है संदर्भ। ठीक है, और संदर्भ लिखने के बाद में हमें करना है व्याख्या करनी है, और उसके बाद में हमें अगली हेडिंग डालनी है इसमें काव्य सौंदर्य।
काव्य सौंदर्य। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग और फिर उसके बाद में पाठ का नाम से लिया गया है और उसके बाद में इसके रचयिता और जो भी हैं सूरदास हैं, जो भी हैं उनका नाम हमारे रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका संदर्भ हो गया, फिर व्याख्या करेंगे, उसके बाद करेंगे काव्य सौंदर्य। ठीक है, ये आपको इसी में से बता रहे हैं, पेपर में से ही बिल्कुल। आगे है हल क्रमांक 5। अब हल क्रमांक 5 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी आपके खंड का में, यानी खंड नंबर का में आपको क्या करना है, किसी एक, यानी यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखनी है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसमें 3 जीवन परिचय इसमें दिए हुए हैं, तो हमें करना है, मान लीजिए हम दूसरा कर रहे हैं तो उत्तर यहाँ डालेंगे उत्तर, और फिर इसमें लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के, और नंबर डाल के हम मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल डाल क्या कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम लिख रहे हैं। अब हमें इसमें पहली जो हेडिंग डालनी पड़ेगी, इसमें डालेंगे हम जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम आपको एक बात बताते हैं कि जीवन परिचय में आपको क्या याद करना है, उनकी जन्म और मृत्यु और एक इनकी कृति, यानी एक रचना इनकी आपको याद कर लेनी है। ज़्यादा आपको याद नहीं करना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात है, और माता पिता का नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इसको अगर हमें पास जैसे टाइम नहीं है अगर हमारे पास, तो हम इतना उनका जन्म और मृत्यु और उनकी एक रचना याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक मैंने आपको पिछली वीडियो में और बताया था, अगर आपके जीवन परिचय में इसमें 8 हैं तो आपको उनके आधे 4 कर लीजिए, तो उसमें से आपका 100% आ जाएगा। इसी प्रकार आपको गद्य में करना है, ऐसे ही आपको पद्य में करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ला जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ला का जन्म हमारे सन किसी में आचार्य ऐसे लिखेंगे इसको जीवन परिचय में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो भी सन है उसमें हुआ था। फिर ये बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे, क्लास में प्रथम स्थान पर आते थे, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। ऐसे ही बना के 4-5 लाइन लिखने के बाद में फिर हम लिख देंगे इनकी मृत्यु सन इतने में ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर एक समझने की बात और है, अगर आपको जीवन परिचय बिल्कुल सही याद है, सही का मतलब मेरा ये 100% आपको सही याद है, मान लीजिए हम याद करके गए, वहाँ पर जाके भूल गए, हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमने जगह खाली छोड़ रखी वहाँ पर कि कोई किसी से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो हम लिख देंगे, फिर भी नहीं मारा, तो अगर याद नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, जो भी हम जीवन परिचय में हम जो लिख रहे थे वहाँ पर नीली पेन से ही लिख रहे थे, तो आपको वहाँ पर नीली पेन से ही लिख देना है। ठीक है, अगर हमें 100% सही याद है तो उसको हम नीले मार्कर से, यानी पतले वाले मार्कर से या फिर ब्लैक मार्कर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अगर नहीं याद है, हमें डाउट है, तो हम डॉट से ही लिख देंगे। तो उसमें क्या है कि वो आप देखने में मतलब अगर आ जाएगा तो कट जाएगा, नहीं आया तो आपका चेक हो जाएगा, बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़, यानी पेपर में कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। सपोज करो अगर आपने जीवन परिचय आपको नहीं याद है एक भी, ठीक है, अगर आपने वो छोड़ दिया तो अगर आप उसमें लिख देते, अगर एक पेज भी लिख देते जीवन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ उनके बारे में, तो आपको 3-4 नंबर में से आपको 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको उस पर, क्योंकि आप जो हमें वहाँ पर देखेगा उसी के पर तो नंबर दिए जाएंगे। अगर हम लिखेंगे ही ना तो हमें नंबर क्यों मिलेंगे। इसलिए सीधा अर्थ यहाँ पर ये है कि आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है। उसमें जितना आता है उतना लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आना है, ये सोच लीजिए। फिर हमें क्या करना है, रामचंद्र शुक्ला इनका एक रचना इनकी लिख देनी है। ठीक है, रचना हेडिंग डालने के बाद में, यानी एक इनकी रचना पूछी है, किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो हेडिंग अगली डालें जीवन परिचय के बाद में रचना इनकी आपको याद है तो इनकी रचना लिख दीजिए बस। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है,
खंड खा में करना है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे आपको इसमें किया, आप ऐसे ही आपको कवियों में भी करना है, यानी कि एक रचना लिखनी है। मान लीजिए सूरदास जी का जन्म हम लिख रहे हैं, तो सूरदास जी 1478 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे थे। इस प्रकार से आपको बना के कम से कम 8-7-8 लाने, 5-6-7-8 लगभग। उसके बाद इनकी मृत्यु सन इतने में हुई थी और इनकी ये सूर फात लहरी जो भी यानी कि रचना एक इनकी रचना लिख दीजिए, ठीक है बस। अब आते हैं हम हल क्रमांक 6 पर। हल क्रमांक 6 में हमें क्या करना है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इनका आपको क्या करना है कि हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। संस्कृत में दिया गया है, अब हमको क्या करना है, इसको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में वही हम करेंगे, हल क्रमांक 6। हल क्रमांक 6 लिखने के बाद में हमें क्या करना है कि उत्तर यहाँ डालेंगे, उत्तर, और इसमें उत्तर में पहली हेडिंग डालेंगे हम निर्देशांश, निर्देशांश, ठीक है। इसको लिखने के बाद में हमें क्या करना है, 12 डॉट डॉट डॉट, और आपको लास्ट में लिखना है प्रचलित, प्रचलित। अब इसमें हमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो हमें संदर्भ सहित यानी संदर्भ इसका लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ, और फिर क्या लिखना है, इसका अनुवाद। यानी पहले हेडिंग हमें मिल गई संदर्भ और दूसरी हेडिंग मिल गई हमें इसी में अनुवाद, ठीक है। प्रश्न को सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को आपको पढ़ना है। प्रश्न को जब पढ़ लेंगे ढंग से तभी हम समझ पाएंगे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। अब हमें संदर्भ इसका लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, ये क्या है, गद्य है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के भाग, जो भी चैप्टर का नाम है उसका नाम, या मान लीजिए बात से जो भी है किसका नाम से लिया गया है। इसमें लेखक आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, फिर इसका अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद करने के बाद अनुवाद करना है। अब मान लीजिए आप जैसे हाई स्कूल में मान लीजिए आपको पीछे दिया गया है, संस्कृत में दिया गया है, जैसे इंटर में आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है और हाई स्कूल में मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे हम इनका हमें ऐसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग और जो भी पाठ का नाम उससे लिया गया है, और बस इसमें आपको लेखक नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखने के बाद में हल क्रमांक आते हैं 7 पर, ठीक है। 7 में क्या करना है हमें, यहाँ पर हल क्रमांक 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। हमने कहा है आपसे कम से कम 2 श्लोक याद करना है आपको, क्योंकि एक श्लोक आपका ऊपर यानी स्टेंजा में अगर आता है अथवा लग के, तो आपके पास एक फिर भी बचेगा, तो आप उसको लिखना है। आप मान लीजिए आपका जो आप याद करके गए, मान लीजिए आपने एक श्लोक याद कर लिया, वो आप याद करके गए और वहाँ पर आपका वही पेपर में आ गया, तो आपने कहा हम तो ये याद करके आए थे और हम तो इसी को लिखेंगे, तो आपको उस श्लोक पे आपके नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। इसलिए आपको 2 याद करना है। 2 में क्या है कि आपका अगर एक पेपर में आता है तो एक आपके पास बचेगा, ठीक है, उसको आपको लिखना है सीधा सी। अब हल क्रमांक 7 में खंड क्या है, इसमें खा का आपका हो गया श्लोक में। खा में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी यहाँ पर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और किन्हीं 2 को ही आपको आंसर देने हैं। कितने मिलेंगे, 4, और 2 के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। अब है हल क्रमांक 8। हल क्रमांक 8 में क्या करना है, हल क्रमांक 8 में खंड नंबर का में आपको क्या करना है, ऊपर पंक्ति में से रस का नाम बता, या फिर क्या करना, अथवा
लगी हाफ रफ की परिभाषा या करोड़ रफ की परिभाषा, यानी हाफ रफ की या करोड़ किसी एक की आपको देनी है। फिर डालेंगे हलक्रम खंड खा में रोला छंद का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही गा में क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार या किसी और अलंकार जो भी पूछा जाएगा उसके अलंकार की परिभाषा और एक उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हल क्रमांक 9 पर। हल क्रमांक 9 में क्या करना है हमें, 9 खंड नंबर का में क्या करना है आपका उत्तर। ठीक है, का में उत्तर करने के बाद में इसमें क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यानी इसमें आपके उपसर्ग कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। 5 कितने दिए, 5 दिए, हमें 3 का ही हमें देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 हमें मिलेंगे। अब मान लीजिए हम कर रहे हैं का में हमें 5 है। मान लीजिए जो भी हम कर रहे हैं उनके हमें नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला कर रहे हैं, पहले में हम मान लेते हैं फह। ठीक है, और दूसरा कर रहे हैं अप, और तीसरा कर रहे हैं अभे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पहला कर रहे हैं, दूसरा तीसरा, इनको लिखने के बाद तब इनके सामने हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इनका सामने हम यहाँ लिख देंगे। फह का मतलब क्या हो गया, फह मत, यानी किसी की बात से हम सहमत हैं। ठीक है, सहमत हो गया। अब क्या होगा, अपमान, यानी आगे आपका क्या है, ये क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अब है, तो अभिमान, ये क्या है, उपसर्ग हैं। इनके मेल से हमें क्या बनाना है, इनको पूरा करना है। इन तीनों मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो इनके जोड़ने के बाद में ये शब्द बन गया सहमत। ठीक है, अपमान, अभिमान। तो इसी प्रकार से हम क्या करना है, खंड का हो गया। अब करना है खा में क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करते एक एक शब्द बनाइए। इसमें आपको 4 मिलेंगे, हमें क्या 2 ही का करना है। उत्तर डालने के बाद में क्या करना है, हमें 2 का डालना है। जैसे कि पहला मान लीजिए पन और त्व, दूसरा क्या है, तो है। तो ये पहला का क्या हो गया, ये क्या पीछे आएगा, यानी ठीक है। तो बचपन, ये हो गया महत्व। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आगे है निम्नलिखित गा में किन्हीं 2 से समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। तो समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो मान लीजिए नवग्रह, तो जिसमें देखो, जिसमें गिनती अगर आ जाए, यानी गिनती में अष्ट, चौराहा, तो इसमें गिनती वाले में होता है हमारा द्विग समास। गिनती में क्या होता है, द्विग समास होता है। और जिसमें डेफ आ जाए, जैसे कि अपना पराया, अपना और पराया, तो इसमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। और गिनती आ जाए तो कौन सा समास होगा, अगर गिनती आ जाए तो होगा द्विग समास, द्विग समास। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब अगला क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आपको ये क्या संस्कृत में लिखना है। ठीक है, ओठ है, पूफ है, कपूर है, माथा है, तो आपको इसके तत्सम रूप लिखना है। इसके आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के शब्दों के पर्यायवाची, तो पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। और इनके जैसे कि पत्थर है, स्त्री है, आभूषण, बिजली, यानी जो पीछे आपके सन में ज़्यादा अक्सर सन में आए हुए हैं उनको आप याद कर लीजिए, उनमें भी आपके आ जाएंगे ये। ठीक है, निम्नलिखित में से 2 में फंद कीजिए और फंद का नाम लिखिए। तो 2 में आपको फंद करनी है और फंद का नाम लिखना है। जिसमें मान लीजिए आधा अक्षर आ जाए ओढ़े संधि हो गई, और पूरा अक्षर आ जाए तो व्रत संधि हो गई। निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति रूप विवेचन उसमें लिखिए। नदी के कर लीजिए आप याद, और फल के कर लीजिए, या मधु के। निम्नलिखित में से किसी एक धातु की लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसको आपको 5 याद करने में, लोट लकार, बिदलिंग लकार, ये आपको 5 याद करने के बाद में जितने भी हैं वर्तमान, लोट लकार, ये आप
लेटर कार्ड ये याद करने के बाद में इसके आपको सब तब आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए इसके सबसे पहले। और इसके आगे है जो घा खंड है, कहते में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 4 वाक्य आपको मिलेंगे, उसके आपको सिर्फ 2 के आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी निबंध आपको लिखना है। निबंध हल क्रमांक 11। निबंध में आपको क्या करना है कि निबंध आप कोई ऐसा निबंध पकड़िए, इसमें निबंध आएंगे आपके 4 आएंगे। जैसे कि प्रदूषण है, विज्ञान है, वृक्षारोपण का महत्व, तो ऐसे निबंध पकड़िए जिनके बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत मालूम है। निबंध में हम आपको एक बात बताते हैं, निबंध में आप हेडिंग ज़्यादा डालिए। जैसे कि निबंध में कम से कम 7-8 हेडिंग लिखिए उसमें, या तो पहले प्रस्तावना लिखें, प्रस्तावना में अपनी हेडिंग जो भी है 5-6 हेडिंग 7 जो भी है बना लीजिए। प्रस्तावना में हेडिंग डालने के बाद में फिर उसके नंबर डालने एक एक करके उसको लिखते जाइए और उसके बारे में समझाते जाइए। आगे हल क्रमांक 12। हल क्रमांक 12 में आपको क्या करना है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब इसमें आपको कई मिलेंगे, यानी हल क्रमांक 10th क्लास में यूपी बोर्ड में जो लास्ट में जो 12वां प्रश्न है उसमें आपको कई मिलेंगे, क ख ग। आपको यहाँ पर ये देखना है कि मातृभूमि वाला कौन सा है, मातृभूमि। ठीक है, तो मातृभूमि वाला यहाँ पर आपको करना है। मातृभूमि, इसमें 2 प्रश्न दिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखी, तो यहाँ पे संकल्प सर्ग की पूछ रहा है यहाँ पर। और दूसरा में प्रश्न में है आपको मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक का चलचित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आप 3 नंबर का ही है, तो हमारे 5 वाले आप लगभग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में कि आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा लास्ट में मैंने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, हमारे पास टाइम बचा। ठीक है, लास्ट में हमारा एक पन्ना बच गया है, जो भी है एक पन्ना लास्ट वाले पेज पर जा रहा है। वहाँ पर आपको लास्ट में रोल नंबर डालना है, ऐसे शॉर्ट में डाल सकते हैं RN करके, और इसके बाद में अपना जो भी रोल नंबर है इस प्रकार से बड़ा बड़ा इसमें लिख सकते हैं। जो भी आप बड़ा पूरा रोल नंबर लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रोल नंबर लिखने के बाद में आप अपनी कॉपी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि हमारा कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है, क्योंकि रोल नंबर यहाँ लिखे मिलेगा तो हमें यहाँ पर आगे आपका कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं है। ठीक है।